चलो, तो कल की क्लास लगभग सभी लोगों ने देख ली है, मैं ये मान के चल रही हूँ। अब यहाँ पर कल की क्लास में हमने आरओ ए आरओ के प्रीलिम्स के बारे में बात की और हमने किसके बारे में बात की, मेंस के बारे में बात की। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, हमने इसके बारे में भी बात की। ठीक है, हमने साथ ही कल क्या बात की थी, कट ऑफ के बारे में भी बात की थी कि मेंस का क्या कट ऑफ रहा, मेंस का क्या रहा और प्री का क्या कट ऑफ रहा। ऐसे कुल मिलाकर हमने अनुमान लगाया था कि प्रीलिम्स में 125 से 130 तक अगर हम स्कोर करते हैं और मेंस में 270 या 260 प्लस स्कोर करते हैं तो हम सेफ जोन में हो रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने ऐसा अनुमान। अब बाकी डिपेंड किस पर करेगा, मैंने आपको कहा था कि जो आपका पेपर है, इस पेपर का आपका लेवल कैसा है, इस पर बाकी बातें आपकी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने कल की क्लास में की थी। अब यहाँ पर आज सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि ये बताओ 2023 में आपने आरओ ए आरओ का फॉर्म भरा था। कब भरा, वर्ष 2023 में आपने आरओ ए आरओ का फॉर्म भरा। आपकी परीक्षा कब हुई थी, फरवरी 2024 में आपने पहली परीक्षा दी थी। ठीक है, 2023 आरओ ए आरओ की फरवरी 2024 में आपने परीक्षा दी थी, जो कि पेपर क्या हो गया था, आउट हो गया था। अब जब से आपने फॉर्म भरा था वर्ष 2023 में, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना सभी को, तो जब से आपने फॉर्म भरा था तब से लेकर फरवरी में जब आप एग्जाम देने बैठे थे तब से लेकर आपने क्या पढ़ा होगा, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ा होगा। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती। आपने तैयारी किसकी की होगी, उस समय भी प्रीलिम्स की होगी। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, फरवरी में जो पेपर हुआ वो आउट हो गया। फरवरी में जो आपका पेपर हुआ आरओ प्रीलिम्स का, वो क्या हो गया, आउट हो गया। अब ये जो आउट हुआ पेपर है, इसके बाद जो बार बार आपको क्या मिलती गई, डेट मिलती गई। ठीक है, बार बार भ्रम रहा कि अब होगा, फिर अब होगा, अब होगा, ऐसे करके इसकी डेट लास्ट में आपको क्या, किसका कॉल है, और फिर आपको दिसंबर की डेट मिली। और यहाँ पर भी मैं ये जानती हूं कि इस पेपर के आउट होने के बाद जितना समय आपको मिला होगा उतने समय के बीच में भी सिर्फ और सिर्फ आपने क्या पढ़ा हुआ होगा, प्रीलिम्स को ही पढ़ा हुआ होगा। प्रीलिम्स ही पढ़े आपने लगातार। तो अब तक, तब से लेके अब तक आपने बार बार डेट चेंज होने के बावजूद भी किसको प्रायोरिटी दी है, सिर्फ और सिर्फ प्री को ही प्रायोरिटी दी है। और आपने अब तक सिर्फ क्या पढ़ते आए हो, प्री ही पढ़ते आए हो। ठीक है, आपने कभी सिलेबस का एनालिसिस किया कि इस सिलेबस को हम देखते हैं भाई कि सिलेबस के हिसाब से अगर हम प्री और मेंस को लेकर के साथ में चलेंगे तो कैसा रहेगा, और मेंस को लेकर के अगर हम साथ में चल रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिनको हम साथ में लेकर के चल सकते हैं जिससे हमारी कम से कम मेंस की 60 से 70% की तैयारी हो जाए। ऐसा आपने कभी विचार किया क्या? बताओ, क्या ऐसा कभी आपने विचार किया? जिन्होंने किया या जिन्होंने मेंस और प्री को साथ में लेकर के चले उनको बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जिन्होंने सोचा ही नहीं कि भाई इतना समय समय पर समय मिलता जा रहा है और हम सिर्फ और सिर्फ प्री को ही पढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्री को ही पढ़ते जा रहे हैं, तो बाद में जब मेंस देने की बारी आएगी तो क्या इतना समय मिलेगा जितना प्री के लिए मिला आपको अब तक का? नहीं मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीने का समय आपको मिलेगा मेंस के लिए। तो क्या इन 3 से 4 महीनों में आप आरओ ए आरओ का मेंस तैयार कर सकते हो क्या? इन 3 से 4 महीनों में क्या आप आरओ ए आरओ का मेंस तैयार आपका हो जाएगा क्या? सवाल खुद से पूछना है आपको। कर सकोगे क्या? नहीं कर सकोगे, दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, इसका रीजन भी मैं बता रही हूं। रीजन क्या है,
सिलेबस आप लोगों ने मेंस का देखा ही है, मेंस का सिलेबस आप लोगों ने देखा ही है। मैं एक बार और यहाँ पर आपको मेंस का सिलेबस खोल देती हूँ। देखो मेंस के सिलेबस में अगर यहाँ पर आप पहली चीज देखोगे तो पहला जो आपका है सामान्य अध्ययन, क्या आता है? सामान्य अध्ययन। इसका पेपर आपको देना है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 120 आएंगे। कितने? 120 आएंगे। और 120 क्वेश्चन के लिए आपको नंबर भी कितने मिलेंगे? 120। अभी ध्यान रखना क्योंकि ये सब चीजें अभी हम उधर जाके जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पेपर आप दोगे सामान्य अध्ययन का, इसमें 120 क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरे अंक मिलेंगे 120 अंक। अगर आप पूरे के पूरे सही करते हो और गलत करते हो तो फिर आपके नंबर भी इसमें क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सिलेबस है आपका मेंस का, ठीक है। एक पेपर हो गया, आपको कुल 4 पेपर लिखने हैं मेंस के, 4 पेपर लिखने हैं। अब इसमें से इसके आगे का जो दूसरा पेपर आपको लिखना है, दूसरा पेपर जो आपको लिखना है वो क्या है आपका? सामान्य हिंदी एवं आलेखन। जैसा कि मैंने यहाँ पर ध्यान देना, 120 लिखा हुआ है लेकिन ये होता है 100 नंबर का, 120 का नहीं होता, वो गलत टाइप हुआ है। ये होता है कितना? 100 नंबर का, जिसके अंतर्गत आपको गद्यांश लिखना सीखना है, आपको सरकारी पत्र लिखना सीखना है, आपको पत्राचार लिखना सीखना है, आपको पत्राचार लिखना सीखना है, और आपको क्या सीखना है? विभिन्न प्रकार के ये जो शासकीय अर्धशासकीय, पत्राचार के अंतर्गत ही शासकीय अर्धशासकीय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन। ये बहुत आसान नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये एकदम आसान है, अरे हमसे तो एक ही बार में बन जाएगा, तो एक ही बार में नहीं बनेगा। सबके फॉर्मेट देखना है आपको, विभिन्न प्रकार के जितने संस्थानों के द्वारा पत्र प्रपत्र होता है कार्यक्रम, वो सारी चीजें देखना है। तो ये आसान नहीं है, यहाँ पर आपको समय भी लगेगा और दिक्कत भी होगी। इसके बाद अगला आप देखोगे तो यहाँ पर है आपका परिभाषित शब्द। तो परिभाषित शब्दों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, जो कि आपको प्रशासनिक शब्दावलियों और वाणिज्यिक शब्दावलियों को करना है। तो ये भी आपका स्तर जो है कठिन ही है हिंदी का, ठीक है। इसके अलावा हालांकि मुहावरे, लोकोक्ति, ये तो आसान है। तो एक पेपर आपका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है। तो ये पेपर सेकंड है। इसके बाद उसमें कंप्यूटर ज्ञान भी आता है ना, याद रखना। जो सेकंड पेपर होगा उसमें कंप्यूटर ज्ञान भी आएगा। उसके बाद जो तीसरा पेपर होगा आपका ये वाला होगा, जिसमें आपको आधा घंटे का समय दिया जाएगा, और जो प्रीलिम्स का है आपका वही यहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ जो पर्यायवाची है वो यहाँ से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला जो चौथा पेपर आपको देना है वो निबंध का देना है, जिसके लिए पूरे आपको 120 अंक मिलेंगे। और यहाँ जो तीसरा पेपर है जिसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे, इसके लिए आपको 60 अंक मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर जिस तरीके का मेंस का सिलेबस है, और अगर आप प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पर प्रीलिम्स के सिलेबस को भी हमने कल देखा था कि यहाँ पर ये वाला जो पूरा है ये किसका है? प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर का है। पूरा एनालिसिस कल किया है, अगर क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, है ना। तो यहाँ पर जो ये पहला पेपर आप देने जाओगे जीएस का, इसमें आपको 140 प्रश्न मिलेंगे और पूर्णांक कितना होगा? 140 ही होगा। और दूसरा जो आप दोगे वो दोगे हिंदी का पेपर, और ये हिंदी का जो पेपर है आपका, दूसरा वाला जो हिंदी का पेपर है आपका वो ये है सामान्य हिंदी, जिसमें आपको क्या मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा, और पूर्णांक होगा आपका 60, जिसमें आपको 6 बिंदु क्लियर करने हैं। विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण और पर्यायवाची, ठीक है। तो इसके लिए पूरे आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, और नंबर भी कितने मिल जाएंगे? आपको 60 मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देना, जहां जो आपका प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर है, जो आरओ के प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर आप देखे हो, कौन सा? जीएस का, जो कितने प्रश्न आएंगे? 140 प्रश्न आएंगे। और मेंस का जो आप पहला पेपर देखे हो, मेंस का जो आप क्या देखे? फर्स्ट पेपर देखे, ये भी किसका है? जीएस का, जिसमें 120 प्रश्न आएंगे। लेवल हालांकि थोड़ा सा बड़ा रहता है प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर से मेंस के फर्स्ट पेपर का, लेकिन दोनों ही क्या है? आपके जीएस वाले पोर्शन है, दोनों का ही सेम सिलेबस है। कैसा है? सेम सिलेबस है, दोनों का ही क्या है? सेम सिलेबस है। आ रही बात समझ में? दूसरी चीज, अब यहाँ और क्या कर सकते हो? प्री का जो आप सेकंड पेपर देते हो, सेकंड पेपर, ठीक है,
प्री का जो आप क्या दे रहे हैं, सेकंड पेपर किसका है, आपका हिंदी का, जहां पर आपको क्या करने हैं, 60 प्रश्न करने हैं, और यहाँ पर 6 क्षेत्रों से या 6 बिंदुओं से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेंस का पेपर आप दोगे वो आपको क्या मिलेगा, सेकंड पेपर, ठीक है। मेंस का जो आप देते हो पेपर उसमें है आपका हिंदी का, और हिंदी के लिए आपको 30 प्रश्न करने हैं और 60 मिलेंगे, जिसमें 5 बिंदुओं की आपको तैयारी करनी है। कितने, 5 बिंदुओं की। अब ये बताओ, और दोनों का सिलेबस सेम है, यहां से बस और सिर्फ क्या हट जाता है, पर्यायवाची जो शब्द है वो आपके यहां से हट जाते हैं। पर्यायवाची जो शब्द है वो यहां से क्या हो जाते हैं, आपके हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्री के फर्स्ट पेपर की, मेंस के फर्स्ट पेपर की, प्री के सेकंड पेपर की, और मेंस का ये थर्ड पेपर होगा, ठीक है। मेंस के थर्ड पेपर की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग आपको नहीं पढ़ना है। यहां पर इन दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको इस स्तर पर करनी है कि वो आपको प्रीलिम्स में भी काम आ जाए और आपको मेंस में भी काम आ जाए। मेंस के लिए आपको ना अलग से नोट्स पढ़ना पड़े, ना अलग से क्लास करनी पड़े, आपको ऐसी तैयारी लेकर के चलनी है, ऐसी तैयारी लेकर के चलनी है। आ रही बात समझ में? गुड इवनिंग आरोही जी, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद आई आप, है ना? इतनी बात समझ में आई सभी को? बताओ पहले मेरे को, इतनी बात, ये जो 4 बातें हमने की यहाँ पर, 1 2 3 4, ये पॉइंट मेरा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कि क्यों हम अलग अलग करें, क्यों ना हम ऐसी तैयारी करें, क्यों ना हम ऐसे नोट्स डेवलप करें जो कि हमको प्री और मेंस दोनों में काम आ जाए, दोनों में, मतलब दोनों में, है ना? हाँ हाँ, तो हमको आरओ को अलग प्री अलग मेंस पढ़ना ही नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अलग प्री अलग मेंस पढ़ना ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आगे आपके पास बचे हैं 3 माह, कितने बचे हैं आप मान के चलो, 3 माह, या मैं कहूं पूरे के पूरे आपके पास क्या बचे हैं, 100 दिन बचे हैं। साल भर से आप प्रीलिम्स पढ़ ही रहे हो, साल भर से आप प्रीलिम्स पढ़ ही रहे हो, मैं जानती हूँ किसी ने भी मेंस की तरफ रुख नहीं किया होगा, सबने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को ही घोटा होगा, उसी की घोट लगाई होगी बार बार, क्योंकि बार बार डेट ही मिलती जा रही थी, आपकी भी गलती नहीं है, बार बार डेट ही मिलती जा रही थी। लेकिन जो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करता होगा उसने दिमाग लगा लिया होगा कि भाई क्यों ना मैं बीच में थोड़ा मेंस भी लेके चलूं, इसकी तो डेट इतनी लगातार बढ़ते पे बढ़ते जा रही है, हाँ? है ना? तो यहाँ पर हमको ऐसे चलना है जैसे कि हमको मेंस भी रेडी करना है। तो जीएस तो अपन ऐसा ही पढ़ेंगे, या मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगी जो आपकी मेंस लेवल की हो। अब जीएस आप कैसी पढ़ेंगे, मेंस लेवल की पढ़ेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको अलग अलग नोट्स नहीं बनाने हैं, एक ही नोट्स बनवाएंगे और वो प्री और मेंस दोनों में आपको काम आएगा। चाहे आप जाकर के मेंस का पेपर दे दो, चाहे यूपीपीसीएस का पेपर दे दो, चाहे आप मेंस का प्रीलिम्स का पेपर दे दो, आपको पढ़ना एक ही है। है ना? अब जितने भी हो अच्छे से गांठ बांध लो कि आरओ ए आरओ हमको निकालना ही है। भाई ये सोचो कि ये जो मौका मिला है आप समझ रहे हो, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना कि कंपटीशन बहुत आसान नहीं है आरओ का। 10 लाख फॉर्म भरा है, सीट बहुत ज्यादा नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है। आरओ का पेपर, और ये बेरोजगारी का जो समय चल रहा है, इतने लोगों ने पेपर आरओ का फॉर्म भरा है कि पूछो मत। अच्छे अच्छे जो उस्ताद है यूपीएससी के, उन लोगों ने तक फॉर्म भरा है। यूपीपीसीएस के जो 2-2 3-3 4-4 बार मेंस लिख चुके हैं, उन लोगों ने भी फॉर्म भरा है। आप सोचो कि आप लोगों का कंपटीशन उन धुरंधरों से है जो मेंस लिखे बैठे हैं। उनको मेंस में, आरओ के मेंस में उनको कतई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो मेंस देने बैठ जाए ना आरओ का, तो उनको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी मेंस देने के लिए। उनकी हिंदी एकदम मस्त, एकदम बढ़िया तैयार होगी, यहाँ तक कि उनका निबंध भी बहुत जबरदस्त तैयार होगा।
इस चीज को याद रखना। कंपटीशन आपका बहुत आसान लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन बहुत कठिन लोगों से है। हाँ मैं ये मानती हूँ कि बताओ आपके कंपटीशन में 1 से 2 लाख लोग ही हो, लेकिन इन 1 से 2 लाख को भी आपको हिट करना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको उनके जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने सालों मेहनत की है, तब जाकर के उन्होंने 2-2 3-3 मेंस लिखे हैं। और सोचो जिसने 2-2 3-3 मेंस लिखा है उसके लिए आरओ का जिस तरीके से दायरा भी बदला हुआ है, कॉन्सेप्चुअल किया हुआ है, वैसे में उनके लिए आरओ का प्रीलिम्स निकालना क्या कठिन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत आसान होगा उनके लिए। और मैं ये भी मानती हूँ कई लोग ऐसे भी है जिनका भी 2023 वाला जो आउट हुआ, जो मेंस लिखे हुए हम जिनको जानते हैं, उनका बहुत अच्छा गया था पेपर, उनके हाथ में था पूरा पेपर उनका। तो सोचो ऐसे लोग प्रीलिम्स निकालेंगे, तो आपको उनके लेवल पर आके खड़ा होना है ना। तो इसके लिए आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, प्रीलिम्स निकालने के पीछे काम नहीं करना है, आपको सीधा सीधा किस पे काम करना है? मेंस पे काम करना है। आपको किस पे काम करना है? तो आपको मेंस पे काम करना है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एक बात से अवगत करा दिया कि हम जो जीएस पढ़ेंगे और हम जो हिंदी पढ़ेंगे, हम हिंदी में जो इसका थर्ड पेपर हम पढ़ेंगे मेंस का, और प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर हम पढ़ेंगे, वो हम ऐसा पढ़ेंगे कि वो हमारे मेंस को मतलब मेंस के 2 पेपर हमारे तैयार करा दे। यानी कि चूंकि प्रीलिम्स के जो नंबर है वो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई मैटर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक द्वार है आपको मुख्य परीक्षा तक पहुंचाने का। ठीक है, नंबर मैटर करेंगे मेंस के, और मेंस का कुल पेपर कितने नंबर का हो रहा है आपका? 400 नंबर का हो रहा है। अरे बात समझ में, 400 नंबर का हो रहा है। तो अब इस 400 नंबर के पेपर में अगर मैं इसको कट करूं तो मेंस का जो आपका पेपर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 400 नंबर का हो रहा है। इस 400 नंबर के पेपर में आपको करना क्या है कि जो 120 नंबर का जो हमारा फर्स्ट पेपर है, 120 नंबर का जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो हमारा तैयार हो जाएगा। 60 नंबर का जो हमारा थर्ड पेपर है उसको हम तैयार करेंगे। 60 नंबर का जो हमारा थर्ड पेपर है उसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये कुल कितने नंबर हो गए यहाँ पर आपके? 0, 6 और 2 8 और 1, 180 नंबर। और प्रीलिम्स के आपके पास कितने चल रहे हैं? तो प्रीलिम्स का आपके पास चल रहे हैं 200 नंबर का फर्स्ट और सेकंड पेपर, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों मिलाकर। ठीक है, हालांकि इसके नंबर यहाँ बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे, कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। लेकिन इसको क्वालिफाई करना भी उतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हैं या समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स के ये 200 नंबर है, इस 200 नंबर में से हमको 125 प्लस लेकर ही चलना है, हमको यही टारगेट लेकर के चलना है। अब बाकी फिर वो पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कि कैसा नंबर आएगा और कैसा नहीं। उस चीज के लिए आप घबराओ मत कि नहीं 125 नहीं आए तो मेरा होगा ही नहीं, नहीं, फिर वो पेपर का लेवल डिसाइड करता है ना, तो घबराना नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि 180 नंबर की तैयारी हम किसके साथ कर रहे हैं? प्रीलिम्स के साथ। इसमें एक चीज और ऐड कर दो तो हमारा मेंस का फर्स्ट पेपर और मेंस का थर्ड पेपर दोनों ही क्या हो जाएंगे? प्रीलिम्स के साथों साथ तैयार हो जाएंगे। एक बोझ आपका हल्का हुआ। अब रहे 2 पेपर के बोझ, एक सेकंड पेपर और एक फोर्थ पेपर। अब ये जो सेकंड पेपर है उसमें सामान्य हिंदी और आलेखन वाला आपका पोर्शन है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन वाला आपका पोर्शन है, आलेखन वाला आपका पोर्शन है, जो कि कितने अंकों का है? 100 अंकों का है। कितने अंकों का? 100 अंकों का। और जो चौथा पेपर है वो है आपका निबंध। अब मैं आपको बताऊं, निबंध का पेपर बहुत आसान आपके लिए नहीं होने वाला है। हालांकि निबंध की चर्चा मैं कल करूंगी बकायदा पूरी, कैसे कैसे किन किन वर्षों में कैसा कैसा निबंध पूछा गया है, कैसे निबंध को तैयार करना है, कैसे निबंध पे काम करना है, विगत वर्षों के जितने भी निबंध पूछे गए हैं उन सब को यहाँ पर अपन देखेंगे। उससे आपको एक अंदाजा समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपके यहाँ निबंध पूछे जा रहे हैं। निबंध भी बहुत आसान नहीं पूछ रहा है, ठीक ठाक लेवल का आपसे निबंध पूछा जा रहा है ना। तो बहुत आसान निबंध नहीं होगा आपके लिए, दिक्कत होगी आपको। हाँ, जो यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का मेंस दिया हुआ बंदा है उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर सिर्फ आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समस्या थोड़ी सी होगी।
लेकिन वो प्रैक्टिस से सुधर भी जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं सुधरेगी, वो प्रैक्टिस से आपकी समस्या सुधर भी जाएगी। तो जैसा कि निबंध का अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो निबंध आपको 3 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 3 निबंध लिखने हैं। 3 निबंध आपको एक एक पोर्शन से 3-3 निबंध आएंगे, है ना, एक एक पोर्शन से 3-3 निबंध आएंगे। और ये कितने शब्दों में लिखने हैं? 600 शब्दों में लिखने हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो आपके सामने यही हो जाएगी कि 3 घंटे में आपको 1800 शब्द लिखने हैं। 3 घंटे में क्या करना है? आपको 1800 शब्द लिखने हैं। यही आपके सामने एक तो सबसे बड़ी चुनौती है। उस 3 घंटे में आपको विचार भी करना है। पका पकाया तो वहां मिलेगा नहीं कि जो आप मन में बना के जाओगे, जो याद करके जाओगे, जो रट के जाओगे, बताओ वो मिले ही ना आपके सामने। या 3 सेक्शन में से एक का ही मिले, 2 का ना मिले, या 2 का मिल जाए, 1 का ना मिले, तो कहीं ना कहीं आपको निबंध के पेपर में अपने विचारों को दौड़ाना पड़ेगा, है ना। और निबंध लिखना एक दिन में या एक महीने में नहीं आता है, इसके लिए समय लगता है और धीरे धीरे आपको इस पे काम करना होता है ना, धीरे धीरे आपको इस पे काम करना होता है। तो यहाँ पर जो निबंध की बात रहेगी उसमें तीनों सेक्शन में से 2-2 सेक्शन को हम पकड़ करके चलेंगे मुख्य तौर पर। हालांकि चूंकि पढ़ाने के मोड में हूं मैं तो तीनों सेक्शन पे बात करूंगी, लेकिन आप लोगों को किन्हीं 2 सेक्शन पे अपनी कमांड करनी है। हम तीनों पे बात करेंगे, हम पढ़ेंगे तीनों सेक्शन को। तीनों सेक्शन से जो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है, करंट से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, पर्यावरण से जुड़ी हुई, समसामयिक मुद्दों से जुड़ी हुई, सब पे बात करेंगे। समाज से जुड़ी हुई, संस्कृति, हम सारे सेक्शन पे बात करेंगे। हम सारे सेक्शन के क्राइटेरिया को देखेंगे कि किसमें क्या हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। आपको हफ्ते में 2 निबंध कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर बार एक वीक में आपको 2 निबंध कंप्लीट करवाए जाएंगे। किसी एक टॉपिक के 2 निबंध उठा लेंगे, फिर किसी एक टॉपिक के 2 निबंध उठा लेंगे। इस तरीके से आप लोगों की हैबिट बनती जाएगी और निबंध भी आपका धीरे धीरे तैयार होता जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रीलिम्स के पहले आपका निबंध के 120 नंबर, क्योंकि 40-40 नंबर का ये हो रहा है, निबंध के 120 नंबर और फर्स्ट पेपर मेंस का और थर्ड पेपर मेंस के 180 नंबर, ये कुल मिला के कितने हो गए? 180 और 120, ये कितने हो गए आपके? 300 नंबर। 300 नंबर की तैयारी आप किसके साथ कर ले? मेंस के साथ कर ले। या चलो मैं 300 नंबर भी ना बोलूं तो इसमें से 2 या 3 पोर्शन आपके तैयार हुए हैं, तो मान लो 260 समथिंग, 260 नंबर की तैयारी जो है वो आपकी लगभग हो जाए। किससे पहले? प्रीलिम्स से पहले। क्योंकि उसके प्रीलिम्स के बाद का जो समय मिलेगा आपको 3 से 4 महीने का, उस समय में आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है, निबंध की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट और थर्ड पेपर का रिवीजन करना है, निबंध की प्रैक्टिस करनी है, और रटना और तैयारी किसकी करनी है? तो आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये जो समय ऐसा है, अप्रैल तक एग्जाम होगा, आपके पास 100-120 दिन बकायदा बचे हुए हैं। अब तक आप प्री पढ़ते ही आए होंगे, अब जो हम प्री पढ़ेंगे वो हम मेंस लेवल का पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ अकेले प्री नहीं पढ़ेंगे, अब जो हम प्री पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे और उसमें ऐसा इनपुट डालेंगे कि वो नोट्स आपको मेंस में भी काम आए और प्रीलिम्स में भी काम आए। ऐसा अपने को काम करना है। और रही बात निबंध की, तो एक वीक में हम निबंध लेकर के चलेंगे। एक वीक में आप 2 निबंध करेंगे और अब डिजिटल बोर्ड है तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। ये जो 2 निबंध है इनमें से 2 से 3 दिन के अंतराल में एक निबंध पर चर्चा होगी, फिर 2 से 3 दिन के अंतराल में एक निबंध पर चर्चा होगी। ठीक है, इस प्रकार आपको बढ़िया से जो निबंध है वो पीडीएफ के फॉर्म में बकायदा मिल भी जाएगा। कैसे उसको काम करना उस पर हम समझ भी बना लेंगे। करंट का जो सोर्स उसमें जुड़ना होगा वो मैं जोड़ भी दूंगी। सब आपको बकायदा यहाँ से मिलता रहेगा, बशर्ते आपको अब मेहनत करनी है। अब आपको मेहनत करनी है क्योंकि आरओ में हमको परिणाम चाहिए और आप लोगों से ही चाहिए और आप लोग ही परिणाम देंगे। आपने मेरे साथ, मेरे तरीके से या मेरी रणनीति से काम कर लिया,
तो आप आरओ एआरओ क्वालिफाई कर जाएंगे, इसी बार कर जाएंगे। और सोचो कि ये मौका अगर आपके हाथ से चूका तो फिर आरओ 3 साल के लिए भूल जाना, आरओ नहीं आने वाला, फिर पीसीएस में ही अपने को काम करना पड़ेगा। इसलिए ये जो समय है इसको भगवान की देन ही समझो अपने लिए। अभी भी अगर कुछ भी तैयारी नहीं की तो अभी भी मौका है। आप क्या करें, यहाँ पर हमारे साथ काम करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरे समय पूरा बकायदा अपना पूरा अच्छे से समय दो, अपना समय भी दो यहाँ पर। और टीचर्स भी आएंगे, वो भी आपको पढ़ाएंगे। अब टीचर्स भी आएंगे और वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने आज ही सर से बात कर ली हूँ, रीजनिंग की क्लास इसी हफ्ते के अंदर मैं शुरू करवा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहो, क्योंकि प्रीलिम्स में मैथ का तो मैं गारंटी नहीं लेती, क्योंकि मैथ के ज्यादा क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, और उतना फिर एक या दो क्वेश्चन के लिए उतनी सारी मैथ की पूरी चीजें पढ़ना बहुत हैवी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो रीजनिंग के जो सिलेक्टेड टॉपिक है जिनसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रीजनिंग आपको तैयार करना है। रीजनिंग बहुत टफ नहीं होती है, अगर थोड़ा सा आपने समझ लिया तो रीजनिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, और उसके टॉपिक भी छोटे छोटे होते हैं, बहुत टफ नहीं होते, जल्दी खत्म भी हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि रीजनिंग पे आप काम कर लो, ताकि जो 6-7 क्वेश्चन आपके किसी के रीजनिंग मैथ बिल्कुल ना होने की वजह से जो 15 क्वेश्चन का उसमें डिले होता है वो ना हो, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाए, 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपके सही हो जाए, जिससे आप 125 प्लस की लीड बना करके चल सके। और हिंदी तो जो मैं पढ़ाऊंगी उसकी गारंटी है, गारंटी इसलिए कि जो 2023 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, वहां जो पेपर देके आए थे मेरे छात्र जिन्होंने मेरे से हिंदी पढ़ा था, उनके 58-59 क्वेश्चन सही हुए। तो इतना कॉन्फिडेंस मुझे है कि हिंदी में मैंने जितना आपको दे दिया उतना अगर आपने बार बार पचा लिया तो बस आपका काम हो गया। रही बात पुराने प्रश्न पत्रों की, तो वो सब कुछ अब यहाँ पर कराया जाएगा। अब बिल्कुल आसान है, अब हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जनवरी से संभवतः शुरू कर दूंगी मैं क्वेश्चन लगाने, अब लास्ट का इंतजार हम लोग करेंगे ही नहीं, अभी से हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, यूपी पीसीएस के भी, बकायदा शुरू से उसको सलीके से सही तरीके से हम लोग उसको लगा करके चलेंगे। तो ये कार्यक्रम अपना जनवरी से ही शुरू हो जाएगा, ज्यादा दिन अब उधर लास्ट पेपर के टाइम अपने को इंतजार करना ही नहीं है, शुरू से ही सब करते चलना है। करंट में डेली ले ही रही हूँ, आज जैसे कि मैंने 2 से 3 दिन का करंट आपको दिया ही है, उसको आप क्लास को डेली यूट्यूब पर जाएगी वो क्लास, उसको देख लो भाई, नोट कर सको तो नोट कर लो, पीडीएफ निकाल सको तो निकाल लो। कोशिश करो कि एक पेन कॉपी लेकर के बैठो, क्योंकि लिखना आपसे ना छूटे, लिखना आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक है, और सिलेक्शन के बाद भी जब आप अधिकारी बन जाओगे तब भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना, तब भी आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए लिखना आपको नहीं छोड़ना है ना, लिखना तो हमारा छूटेगा, लिखना अब आपको नहीं छोड़ना, फिर भी आपको लिखना ही है। पीडीएफ मिल रही है, सब मिल रहा है, उसके बावजूद आपको पेन चलानी है, आप अपनी हैबिट ना छोड़ो लिखने की, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? बताओ, किसी को कोई समस्या या किसी का कोई सवाल हो तो अपने सवाल भी रखो, कुछ भी मन में उलझन हो रही है, कुछ बातें आ रही है तो आप पूछो, किसी चीज में आपको दिक्कत है तो आप पूछो, अब आप सवाल पूछो। देखो, देवदत्त जी ने एक मैसेज किया है, उन्होंने हिंदी मुझसे ही पढ़ा है और उनके 56 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। कुछ हो गई होगी माइनर सी गलती। एक साइस्ता जी थी, उन्होंने भी अपने से ही हिंदी पढ़ा था, अपने साथ ही यूपी पीसीएस की है वो मेंस में, है ना, यूपी पीसीएस के मेंस में है साइस्ता,
राव उनका नाम है। तो उन्होंने 58 क्वेश्चन सही करके आए थे। आते बरोबर उन्होंने कॉल करके सबसे पहले मेरे को वही कहा था कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदी पढ़ा दिया, मेरे 58 क्वेश्चन सही हो गए। एक में उसको डाउट था ना, तो वो भी उसका सही हो जाता। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। हिंदी की क्लास अब मैं उसका प्रिंट करवाने लगी हूँ, तो फटाफट विलोम के, पर्यायवाची के जितना भी है सारा सेक्शन उसको अब बकायदा आपको प्रिंटेड फॉर्म में वो भी मिल जाएगा। ठीक है, रही बात देवदत्त जी का एक सवाल है कि क्या जो उन्होंने अब तक नोट्स है उनके पास, क्या वो काम आएंगे? बिल्कुल काम आएंगे। नोट्स कभी बेकार नहीं जाते। आपने अगर उन नोट्स को बकायदा कॉपी में बनाया है, आप उनको रखे रहे। अगर स्पार्कल वाली कॉपी है तो ज्यादा अच्छा है, उसमें आप आगे के उसमें जो चीज ऐड होगी उनको आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं ऐड किए, नहीं स्पार्कल वाली है तो भी आप उसके लिए निश्चिंत रहे, क्योंकि आप जो नया पोर्शन रहेगा, जो नई चीजें रहेगी, उसको एक नई कॉपी में टॉपिक वाइज, जैसे कि मान लो, देखो जैसे कि मान लो, सॉरी, जैसे कि मान लो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं, मैं जैसे कि आपने पहले मुझसे क्या पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, जियोग्राफी आपने मुझसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ा है, अगर देखा जाए तो उनके पास जो नोट्स है वो फुलफिल है। आज भी आप कोई भी पेपर देने बैठ जाओ, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और ये मेरा 3 से 4 साल का रिकॉर्ड है कि ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स से बाहर नहीं गया है। ज्योग्राफी से हमेशा हमेशा सबने सही और सटीक क्वेश्चन करके आए हैं, ये भी मैं दावा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे ज्योग्राफी पढ़ाए हुए लोगों के ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत कम गलत होते हैं, चाहे उनके कॉन्सेप्ट हो चाहे उनके फैक्ट हो। कुछ ऐसा अननेसेसरी फैक्ट आ जाए जो सामान्य किताबों में भी नहीं मिलता, जो ठीक ठाक किताबों में भी नहीं मिलता, उसके लिए तो मैं नहीं कह सकती, वो आयोग की ही कृपा रहती है। लेकिन मैक्सिमम 99% अगर मैं कहूं तो मेरे नोट्स से ज्योग्राफी आपको, चाहे पीसीएस देने बैठ जाओगे, चाहे आरओ देने बैठ जाओगे, हाँ इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का आप के लिए आपको एक शब्द के लिए भी कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, चूंकि अब हमको थोड़ा सा मेंस लेवल को लेकर के चलना है, तो पहले के भी जो मेरे ज्योग्राफी के नोट्स रहे हैं बकायदा काम आएंगे। आपको अभी भी कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इसमें जो हम ऐड करेंगे चीजें, या इसमें जो नई चीजें हैं या जो नए अपडेट्स रहेंगे, उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो आप एक न्यू कॉपी में ऐड कर सकते हो, न्यू कॉपी में उसको ऐड कर सकते हो। अगर स्पार्कल वाली है तो उसमें आप पहले पेज में तैयार कर लो, फिर उन पेज को उनके टॉपिक के आधार पर उसमें स्पार्कल कर लो। जैसे कि मान लो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारत का परिचय। हम क्या पढ़ेंगे भूगोल में? पहला टॉपिक ही हम पढ़ते हैं भारत का परिचय। ठीक है, अब इस भारत के परिचय में पहले, जैसे अगर पहले के नोट्स में बताऊं तो उसमें 29 राज्य लिखे हुए थे। अब हो चुके हैं 28 राज्य। तो कुछ इस तरीके का अपडेशन फॉर्म आपको मिलेगा, कुछ नए फैक्ट, नए तथ्य भी मिलेंगे जो आयोग के बदलते परिदृश्य के अनुसार उसमें डालने जरूरी है। तो उन तथ्यों का भी उसमें क्या करा दिया जाएगा? समावेश करा दिया जाएगा। यानी कि अब पूरा नया नोट्स ही बनेगा और आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हो तो पीडीएफ में मिल जाएगा। उन पीडीएफ को आप चाहे तो फोटोकॉपी निकालो, अगर कुछ 2-4 चीजें ही ऐड करने की है तो उनको हाथ से लिख लो, लेकिन अगर ज्यादा अपडेट है तो उसकी आप फोटोकॉपी निकाल लो। तो ऐसे ज्यादा है तो फोटोकॉपी निकाल के आप लिखने से बच जाओगे, कम है तो आपके पैसे बच जाएंगे, है ना। कहीं कहीं फोटोकॉपी के बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं ना। हाँ ठीक है, कंप्लीट है तो उसमें अब और चीजें ऐड होगी, क्योंकि अब मेरा विचार है कि मुझे मेंस को भी साथ में लेकर के चलना है, इसलिए अब उसमें क्या हो जाएगी, कुछ और चीजें भी ऐड हो जाएगी। एक मिनट, ठीक है, आ रही बात समझ में? यहां तक आई सभी को? बताओ तो हमको अब क्या करना है। देखो कल मैं चूंकि सबसे पहले बात करूंगी निबंध पर, क्योंकि पहले इस पर निबंध पर बात कर लेते हैं ताकि फिर जो हमारी प्रॉपर जीएस की क्लासेस शुरू हो, और बीच बीच में मैं अगर आपको निबंध देती रहूं, वीक में जैसे मैंने कहा 2 निबंध आपको मिलेंगे, तो मैं जो आपको निबंध देती रहूं तो वो आपका उसमें निबंध की, चूंकि कल हम क्लास करेंगे तो इसका फ्रेम आपके दिमाग में रहे कि कैसे आपको काम करना है। तो इस तरीके से बीच बीच में हमारे निबंध भी तैयार हो जाएंगे और जो जीएस की क्लास है वो प्रॉपर हमारी चलती रहेगी। तो कल सबसे पहले निबंध पे हम बात करेंगे कि कैसे हमको और क्या करना है।
हाँ, अब एकदम जी जान लगा करके आप सभी को भिड़ना है। क्यों? क्योंकि अब सबको काम करना है। काम नहीं करना है, काम सिर्फ नहीं करना है, अब सबको परिणाम देने हैं। अब हमको भी परिणाम चाहिए आपसे। अब सिर्फ आपको परिणाम नहीं चाहिए, अब हमको भी परिणाम चाहिए। बहुत हो गया, अब आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप मेहनत करने को तैयार रहो, सारी चीजें हम आपको उपलब्ध करा करके देंगे। बस आप मेहनत करने को तैयार हो। कोई भी ढील ढाल बीच में क्लास में नहीं आ रहा है, कम हो गए बच्चे, नहीं करना है क्लास, बहुत रात हो रही है, बहुत ठंडी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, ये सब आप भूल ही जाना। बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, भूख लगी है, खाना नहीं खाया। बीरेन जी को बहुत ज्यादा ही भूख लग जाती है। हाँ, बीरेन जी को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ही भूख लग जाती है। क्यों? बीरेन जी, आरोही भी को भी खाना बनाने से फुर्सत ही नहीं रहती। बताओ मैम, हम खाना बनाएंगे, हमको खाना बनाना होता है। अरे खाना 1 घंटे बाद बना लेंगे, या 1 घंटे पहले बना करके रख दो, है ना। तो अब किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। जितने लोग भी जुड़ रहे हैं और जितने लोग भी आप पहले से जुड़े हुए हैं, अब सब आप कमर कस लो, क्योंकि आरओ एआरओ में सिलेक्शन लेना ही है। कैरियर पथ इस बार आरओ एआरओ में सिलेक्शन देगा ही देगा। कम में बम करेंगे अपन। क्या करेंगे? कम में बम करेंगे। लोग लाख लेके बैठते हैं, लाख में से 2-4 सिलेक्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पास कम है और इस कम में ही अपने को बम देना है। कहने का मतलब ये कि अपने पास संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने को सिलेक्शन लेना है, तब महानता है। लाख बच्चा लेकर के बैठे हैं और उसमें से 2-4-5 का सिलेक्शन भी हो गया तो हो ही जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप 100-50 लेकर के बैठे हो, 150-200 लेकर के बैठे हो और उसमें से सब 2-4-5-10 का सिलेक्शन हो रहा है, तब महानता है। तो अब हमको सिलेक्शन चाहिए, अब हमको परिणाम चाहिए आप लोगों से। तो जितनी मेहनत हम करेंगे अब आपके लिए, आपको उससे दुगनी मेहनत करनी है अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। आपका जीवन बेहतर होगा, सिलेक्शन आपका होगा तो आपका ही जीवन बेहतर होगा, आपकी ही समाज में प्रतिष्ठा होगी, बढ़िया जगह शादी हो जाएगी, अच्छी सुंदर लड़की मिल जाएगी, कन्या मिल जाएगी, है। कन्या सोच समझ के तय किए करो, है ना। ज्यादा शकल सूरत पे नहीं जाना और ज्यादा दान दहेज में भी मत जाना। कन्या अच्छी है ना, तो देखो कैसे जिंदगी बर्बाद होती है लोगों की आजकल। बहुत बढ़िया स्नेहा जी, बिल्कुल, अब बिल्कुल भिड़ जाओ, है ना। अरे मुझे बिल्कुल याद है आरोही जी, मुझे एक एक बच्चा का सबका याद रहता है, जितने अपने पास जुड़े हुए हैं ना, कौन क्या बोलता है, किसकी क्या एक्टिविटी है, मुझे सब पता होता है। बिल्कुल नेहा जी, अब आपके तरफ से भी मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए कि ये समस्या है, वो समस्या है, सारी समस्या भूल जाओ। सब अपने अपने जीवन के ऐसे पड़ाव में हो आप लोग कि सिलेक्ट होना या सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया आपकी मेहनत या ये सब नहीं देखती, सिर्फ और सिर्फ किसको सलाम ठोकती है? सफलता को ही सलाम ठोकती है। अंत में वो कहते हैं ना कि परिणाम ही देखी जाती है, आपकी कोशिशें नहीं देखी जाती। आपने लाख कोशिशें की हो, याद रखना, आपने लाख कोशिशें की हो, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो आपका नाम कभी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सफल हो गए तो आपका नाम आजीवन लिया जाएगा। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई असफल लोग भी हैं जिन्होंने अथाह मेहनत की है लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसे कई सफल लोग भी हैं जिन्होंने मेहनत, हालांकि उन्होंने भी की होगी, ऐसा नहीं कि जो सफल हो गया उसने मेहनत नहीं की होगी, मेहनत उसने भी उतनी ही की होगी, लेकिन किसी किसी का लक साथ दे देता है कभी कभी, या किसी किसी की मेहनत में कुछ थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, किसी की परिस्थितियां साथ नहीं देती, कुछ कई सारी समस्याएं व्यक्तियों के साथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इस दुनिया की देखें, इस समाज की देखें, तो ये सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को ही सलाम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ परिणाम ही देखता है और ये सिर्फ और सिर्फ सफलता ही देखता है। ठीक है, तो आप सबको सिर्फ और सिर्फ सफल होना है। है ना। आप सबको सिर्फ और सिर्फ सफल होना है, और क्या ताना ही दिया जाएगा,
उल्टी सीधी बातें की जाएगी। मतलब ये नहीं कोई देखेगा कि बंदे ने 2 दिन खाया नहीं होगा यार, ठंडी में भी बैठा होगा, जब हम सो रहे होंगे तो बंदा काम कर रहा होगा, गर्मी में उसको एसी नहीं नसीब होगा, पंखे में बेचारा बैठ के पढ़ रहा होगा। जब हमको इन संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, जैसे आपको सर्दी में चाहिए रूम हीटर, गर्मी में चाहिए आपको एसी, जब हमको इन संसाधनों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तब हमारे पास पैसे नहीं होते उन संसाधनों को खरीदने के लिए। लेकिन जब हम एक मुकाम हासिल कर लेते हैं और हम इस काबिल हो जाते कि हम उन संसाधनों को जुटा सके, तब हमको उसकी इच्छा नहीं रह जाती है, फिर हमको उसकी इच्छा नहीं रह जाती है। जब हमको जरूरत होती है तब हम उसकी जरूरत पूर्ति नहीं कर पाते, और जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है। आज आपके अंदर आज बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होगी, आप इस चीज को बाद में महसूस करोगे। आज आपके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे आपकी महत्वाकांक्षाएं कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, लेकिन एक मुकाम तो जीवन में हासिल करना ही है। मानव जन्म दिया है भगवान ने, संघर्ष करने के लिए भेजा है, और मानव होके हमने संघर्ष नहीं किया तो क्या किया, तो संघर्ष तो करना ही है। जब हम अपने आखिरी दिनों में हम ये तो याद कर सके कि हाँ हमने अपने जीवन में ये काम किए, हमने इतनी मेहनत की, इस संसार में आए एक मानव होने का हमने कर्तव्य निभाया, इस देश के लिए कुछ किया, मानव प्रजाति के लिए कुछ किया, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ किया, है ना। तो इन सब चीजों के लिए ही आपको करना है, आपको अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आपको ये सब करना है। कोई व्यक्ति अकेले अपने लिए सब नहीं करता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है ये सब करने के पीछे, है ना। तो आप लोगों को भी अब क्या करना है, दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करना है, यानी मेहनत करना है। जब आप मेहनत करोगे, जितनी मेहनत आप करोगे, दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करोगे, तो उतनी ही आपकी क्या होती चलेगी, वृद्धि होती चलेगी। तो कल हम मिलेंगे किस पर, निबंध पे बात करेंगे। निबंध के जो 3 पोर्शन है आपके, जिनमें 3-3 सेक्शंस है, इन सारे तीनों सेक्शंस में से किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके का निबंध आपसे पूछा जा सकता है, इन सब पर हम बकायदा चर्चा करेंगे। और मेरा आपको ये सलाह होगी कि इनमें से कम 2-2 हिस्सों को आप अच्छे से तैयार करते चले। एक हिस्सा भले ही छूट जाए, सबका छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। निपुणता कभी भी किसी में भी नहीं होती है, कोई भी कंप्लीट नहीं होता है। और अगर सिलेबस की आपसे कोई पूछे कि पूरा कंप्लीट हो गया, तो सिलेबस भी आप जब तक एग्जाम के हॉल में सेंटर में एंटर नहीं करते हो तब तक के सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं, चाहे आप 1 साल पढ़ रहे हो चाहे 2 साल पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हमको एफर्ट वही लगाना है जहां से हम अच्छा गेन कर सके। तो यहां से अपने मन पसंद या इंटरेस्टिंग 2 टॉपिक, मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगी, मैं तो तीनों टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, मैं तो तीनों के निबंध भी दूंगी, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार, आप अपने दिमाग की कैपेबिलिटी के अनुसार, आपको क्या पसंद है, आपकी पसंदीदा चीज के अनुसार आप यहाँ से टॉपिक को तय करेंगे। 3 आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कम 2-2 को आपको तैयार करते चलना है। तो इन सब पे हम कल चर्चा करेंगे। कुछ जो पुराने हमारे प्रश्न पत्र है उनमें जो निबंध आए हैं उनका लेवल मैं कल आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के उसमें निबंध आए हैं, और उसमें जब आप देखोगे उस तरीके के निबंध जब आप देखोगे आपके आरओ के मेंस के, तब आपको समझ में आएगा कि निबंध बहुत आसान नहीं है। आज मैं यही सब सर्च करी थी, आज मैं इसी पे काम कर रही थी, निबंध पे मुख्य तौर पर। तो जो मैंने निबंध देखे आपके यहाँ के, तो बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तब आप निबंध को अच्छे से गेन कर पाएंगे। क्या लिखना है, कैसे शुरू करना है, कितना लिखना है, ये सब आप समझ पाएंगे। तो इस पर हम कल बकायदा चर्चा करेंगे, है ना, विथ पेपर, यानी पेपर के साथ। आज के लिए हम यही रखते हैं और यहीं पर हम विदा लेते हैं, ठीक है।